हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। 21 जो है वो क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट एग्जिम्ड फ्रॉम जीएसटी? बताओ कौन सी एग्जिम्ड नहीं है फ्रॉम जीएसटी? रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय टोडामल चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं बोलूँ ये पिलग्रिमेज रिलीजियस यात्रा जो होती है वो हमने दो ही कमिटी को दे रखी है, एक तो कुमाऊं निगम और एक हज कमेटी। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी नॉट एग्जिम्ड फ्रॉम जीएसटी, तो ये एकदम सही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटेड टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अ अर्बन एरिया। तो मैं बोलूँ यहाँ पर अगर रूरल होता है तो एग्जिम्ट होती है, चूँकि यहाँ पर अर्बन है ये एग्जिम्ट नहीं होगा, ये भी एग्जिम्ट नहीं है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, अगर आप पेडी को राइस में कन्वर्ट करते हो, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, तो ये जो प्रोसेस होती है इट इज़ नॉट अ इंटरमीडिएट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो होता है वहाँ पर जीएसटी लगता है, नॉट एग्जिम फ्रॉम जीएसटी। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। 60 पेज नंबर है आई थिंक। व्हाट्स गोइंग ऑन? 60, दैट इज़ अ 21 आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, 1 2 एंड 3। देखो एक चीज़ आपको डाउट आ सकता है, मैं उसे क्लियर करवाती हूँ। आपको ये आ सकता है कि यहाँ पर अगर हम लोग मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस करेंगे, तो चूंकि आप लोग क्या करते हो, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस करते हो ना, तो पेडी को राइस में कन्वर्ट करना इट इज़ नॉट अ इंटरमीडिएटरी प्रोसेस। ठीक है, ये याद रहेगा आपसे। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआईज टू इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जिम फ्रॉम जीएसटी। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? अगर कोई गवर्नमेंट आईटीआईज है जो इंडिविजुअल ट्रेनीज को सर्विसेज देता है, आर एग्जिम फ्रॉम जीएसटी। तो जो इंडिविजुअल ट्रेनीज को सर्विस देता है क्या वो एग्जिम फ्रॉम जीएसटी होगा? बताओ। हाँ जी सर। Services provided by the state government and private service provider by way of transportation of patient into ambulance are exempt. हाँ जी सर। Services of renting of medical shops in a hospital are exempt. अगर मेडिकल शॉप की रेंटिंग है ये क्या एग्जिम्ट होगा क्या? नहीं सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू आर एग्जिम्ट। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पुलिस कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो देखो मेरी बात सुनो, अगर पुलिस कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो एग्जिम्ट होती है आई थिंक। तो यहाँ पर कौन सी ट्रू है? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड और फोर इज ट्रू। फिर भी हम चेक करते हैं। आंसर आ रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, एकदम करेक्ट है। अब आ जाओ, यहाँ पर कहाँ पे थी? नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, which of the following transactions does not qualify as supply under GST? बताओ। ये सप्लाई ही नहीं है। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशंस एंड द सप्लायर हैज़ नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कार। तो आपने पढ़ रखा है कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 1, कि भाई हम इन्हें सप्लाई मान लेंगे। तो एक वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्पोजल ऑफ असेट्स करते हो जिस पे तुमने आईटीसी क्लेम कर रखा है, ठीक है ना, वहाँ हम उसे सप्लाई मान लेंगे। लेकिन जहाँ तुमने आईटीसी क्लेम नहीं कर रखा, फिर क्या वो सप्लाई बनेगा? तो पक्की बात है सर, वो सप्लाई कैसे बन सकता है? तो वो नहीं बनेगा। A principal makes a supply to his agent who is also registered under GST and is situated within the same state. An invoice for further supply is issued by the agent in his name. ये बोलता है कि एक प्रिंसिपल है वो सप्लाई करता है टू हिज एजेंट को, हु इज़ ऑल्सो रजिस्टर अंडर जीएसटी, जो खुद भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर है, एंड इज सिचुएटेड विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, इनवॉइस फॉर further supplies is issued by the agent इन हिज नेम। तो ये बोलता है कि अगर प्रिंसिपल है मेक सप्लाई टू हिज एजेंट, अगर कोई प्रिंसिपल है वो सप्लाई करता है टू हिज एजेंट को, हु इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी situated within the same state and the invoice for further supplies issued by the agent in his name।
क्या पूछ रखा है कि डज नॉट क्वान्टिफाई एज अ सप्लाई, तो क्या ये सप्लाई होगा? ये तो पक्की बात है सप्लाई होगा। हेड ऑफिस मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू इट्स ओन ब्रांच आउटसाइड द स्टेट, तो ये भी सप्लाई होगा। अ पर्सन इम्पोर्ट्स सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्पज ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम इट्स एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, तो बोला इम्पोर्ट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम हिज एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, अपने एल्डर सन से। ठीक है, तो चूंकि सन है, पक्की बात है सन है, तो सन जो होता है वो डिस्टिंक्ट पर्सन में आ जाएगा, यहाँ डिपेंडेंसी नहीं देखी जाती। तो इनका कहना है नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी, तो मैंने बोला द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर आ जाओ, चेक कर लेते हैं 60 में 23 का आंसर जो है वो क्या है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24। कोरेलाल प्रिंटोन पी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जम्मू एंड कश्मीर में है, engaged in business of offset printing and is providing services to various book publishers. A publisher situated in the state of Himachal Pradesh, a registered person under GST, send content of the books to be printed by Corelal Printon P Limited in PDF format. तो ये क्या बोलता है कि कोरेलाल एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है जम्मू एंड कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर है, इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, ये कहाँ इंगेज्ड है? प्रिंटिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है, एंड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वेरियस बुक पब्लिशर्स। अ पब्लिशर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सर ये पब्लिशर जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, रजिस्टर अंडर जीएसटी, सेंड कंटेंट ऑफ द बुक्स टू प्रिंटेड बाय कोरेलाल, तो ये क्या करता है सर? ये जो है आपको क्या करता है, पब्लिशर जो होता है वो आपको बुक्स देता है, आप उसे प्रिंट कर देते हो, ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्मेट में भेजता है वो आपको। पब्लिशर ऑल्सो सेंड पेपर वर्थ, पब्लिशर पता है पेपर भी भेजता है आपको, 4 लाख रुपए के पेपर भेजता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू प्रिंटर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग इट्स बुक्स ऑन 10th February. As per the agreement between them, Corelal Printon P Limited raised an invoice of 1.50 lakh, बताओ, excluding GST against printing of books and returns the printed books the चालान of publishers 20th August। ये बोलता है कि भाई साहब जनरली ये जो है वो हमको क्या करते हैं, पेपर बेचते हैं 10 फरवरी को, एग्रीमेंट होता है हमारे बीच में 10 फरवरी को, और मैं उसे अपनी सर्विसेज कंप्लीट करके 20 अगस्त को दे देता हूँ। द प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्ट द व्हीकल एंड क्लेम दैट कोरेलाल प्रिंटर लिमिटेड शुड हैव सेंड द इनवॉइस 5.5 लाख, तो क्या ऐसा होगा क्या कि 5.5? अब देखो सर, प्रिंटिंग ऑफ इट्स बुक्स और एज पर एग्रीमेंट, तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेपर भेजा है। अब यहाँ पर बोला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ पेपर फॉर जॉब वर्क इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 गुड सेंड टू जॉब वर्कर दैट इज पेपर सेंड फॉर प्रिंटिंग इज अ कंपोजिट सप्लाई। कोरेलाल प्रिंटोन पी लिमिटेड हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स, तो सर यहाँ एक एग्रीमेंट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स हो रहा है, देयर फॉर ही इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन द ग्रॉस वैल्यू, ये तो गलत बोल रहे हो, एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ प्रिंटिंग देयर फॉर लाइबल टू पे खाली 1.5, यहाँ पर आप चेक कर लो 61 पर, ये देखो आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 25, Paliwal Associates, a firm of chartered accountant registered under GST, located in Jaipur, Rajasthan, is providing professional consultancy services to its various clients। तो सर ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है जो जयपुर में है और काफ़ी सारे प्रोफेशनल को अपनी सर्विसेज देती है। इट हैज़ टेकन कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स जयपुर बिजनेस फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट इन, ये बोलता है इट हैज़ टेकन, इसने क्या किया है जयपुर बिजनेस के लिए अनदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स बिजनेस जो यूके में है, हाउएवर नो कंसिडरेशन वॉज चार्ज फॉर द सेम, आपने यूके में आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से क्या करी है, सर्विस ली है। सच सर्विसेज वुड हैव बीन टैक्सेबल 18% सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी अगर इंडिया से लेते, हैज़ द सेम बीन रिसीव फ्रॉम अ लोकल फर्म। फर्दर पालीवाल एसोसिएट वुड हैव पेड 4 लाख, उसने 4 लाख रुपए पे किए, हैड इट नॉट रिसीव द
सेट सर्विसेज बोला, पालीवाल एसोसिएट वुड हैव paid 4 lakh had it not received the said services from UK its from its UK establishment। यानी अगर वो यूके से वो सर्विस नहीं लेता तो पक्की बात है सर उसको यहाँ पर क्या करना पड़ता, इंडिया में 4 लाख रुपए पे करना पड़ता। डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी, तो हम बोलेंगे सर चूँकि यहाँ अगर कहीं और से सर्विस ले रहा होता तो अब यहाँ पर क्या होगा, आरसीएम लगेगा पहली बात तो, और आरसीएम के अंदर जो है ना 4 लाख वैल्यू मानेंगे और 9% 36, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी तो क्यों ही लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया नहीं वो नहीं मानते। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज से ये टैक्स पे करेगा। मैं आपको 25वें का आंसर बताती हूँ, 17 पेज नंबर 61 पे आ जाऊँ, ये देख लो। आई थिंक गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ, क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये बोलता है कि आपने सप्लाई करा है goods or services made exclusively to government department, agencies, etc., and persons notified under Section 51 of CGST Act 2017. TDS is required to be deducted. The amounts given below are inclusive of GST at the rate 18%. तो ये बोलता है कि अमाउंट गिवन बिलो आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। तो अमाउंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 18%, वेयर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। assume that all other conditions for deduction of TDS are fulfilled। तो यहाँ पर ये बोलता है कि हमने फॉलोइंग सप्लाईज करी है गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसको सप्लाई करिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करिए। पर्सन नोटिफाई अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अब यहाँ बोल रहा है कि टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, हमें टीडीएस रिक्वायर्ड है क्या। तो आप जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करते हो, सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है जो आपको पेमेंट करता है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। Health Department executed a contract with a local supplier registered under GST to supply medical grade oxygens of, ये बोलता है देखो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट executed a contract with a local supplier registered under GST to supply medical grade oxygen of 2.6 lakhs and it's making full payment। तो सर मैं आपको बता दूं कि अगर 2.5 से 2.5 से ऊपर का पेमेंट होता है टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, यहाँ हो जाएगा। दूसरा, government school is making payment 3.5 lakh to a registered supplier for supply of cooked food as midday meal under a scheme स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी मिल जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कोलकाता परचेज अ हैवी जनरेटर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। तो बोलता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता परचेज करता है हैवी जनरेटर रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। नाउ इट इज़ अ मेकिंग पेमेंट 5 लाख फ्रॉम अ सच परचेज। तो यहाँ पर क्या कटेगा क्या, और एक आता है यहाँ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप टीडीएस के बारे में बात करते हो एक चीज़ आती है कि भाई साहब कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। वो केसेस कौन से होते हैं, जैसे चूँकि यहाँ पर सप्लायर जो है ये तो लोकल है, यहाँ तो डिडक्ट होना है। गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर भी इन्होंने कोई लोकेशन दे नहीं रखी, यहाँ पर इन्होंने लोकेशन दे रखी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता, कोलकाता है, परचेज अ हैवी जनरेटर रजिस्टर इन दिल्ली। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता की है, ध्यान से सुनना, परचेज करती है हैवी जनरेटर, कहाँ से, रजिस्टर सप्लायर जो है वो दिल्ली में है, मेकिंग पेमेंट ऑफ 5 लाख फॉर सच पेमेंट। तो दिल्ली वाला कोलकाता को पेमेंट करेगा, आईजीएसटी लग जाएगा, तो यहाँ पर तो ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दिल्ली इज मेकिंग पेमेंट 3 लाख टू रजिस्टर सप्लायर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन दिल्ली। तो दिल्ली का दिल्ली में हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, ऐसा। तो आई थिंक यहाँ सब पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा क्या। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता परचेज अ हेवी जनरेटर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। तो सर सप्लायर दिल्ली में है, आप कोलकाता में हो, इसका भी मिल जाएगा। तो आई थिंक इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड
मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दो। मोस्ट अप्रोप्रिएट में मुझे लगता है कि चूंकि गवर्नमेंट स्कूल इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 3.5 लाख टू अ रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर मिड डे मील, तो आपको पता होगा, तो अगर कोई स्कूल जो है वो खाने की सर्विसेज ले रहा है स्कूल जो है, तो उसके लिए ये एग्जिम्ट हो जाएगा। तो चूंकि ये एग्जिम्ट है, या टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट लोकल सप्लायर रजिस्टर जीएसटी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑफ 2.6। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ये जो है, क्या ये भी एग्जिम्ट है? क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विस है। अब थर्ड देखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता परचेज हेवी जनरेटर, ये तो आ जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट मेकिंग पेमेंट, ये भी आ जाएगा। तो मैं बोलूँ आपको थर्ड और फोर्थ ही आएगा आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर मैं 26 चेक कर लेती हूँ। ये देख लो। तो आपको दो तरीके से सोचना है किसी भी क्वेश्चन में। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दो तरीके सोचे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले मैंने सोच लिया 2.5 लाख से ऊपर वाला टीडीएस के लिए, तो फिर कहीं नहीं आ रहा। फिर एक प्रोविज़न मेरे माइंड में आ रहा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट जो होता है ना, वो अलग अलग स्टेट में होता है, वहाँ टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं आती। तो मैं वो चेक करने लग गई कि कहीं पर ऐसी लोकेशन तो नहीं दे रखी। फिर तीसरा मेरे माइंड में आया कि जो चीज़ें एग्जिम्ट होती है वहाँ तो टीडीएस लगता ही नहीं है। ठीक है, एक वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाओ। ये कहता है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बताओ सर, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 में अपील टू सच अपीलेंट अथॉरिटी। क्या बोला यहाँ पर, सुनना। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। एनी पर्सन कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड होता है by any decision or order passed by an adjudicating authority under CGST Act 2017 may appeal to such appellate authority as may be prescribed within a 3 month from the date on which the said decision or order is communicated to him। बताओ। तो may appeal to such adjudicating authority within a 3 month from the date of which said decision or order has communicated। अगर कोई पर्सन एग्रीड होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो क्या वो अपीलेट अथॉरिटी जा सकता है? क्या वो अपीलेट अथॉरिटी जा सकता है विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ विच द सेट डिसीजन ऑर्डर कम्युनिकेटेड? बताओ ट्रू या फॉल्स। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है एए से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अपीलेट में जा सकते क्या? जा सकते तो कितने दिन में? क्या ये सही है 3 मंथ में? दूसरा, no appeal shall be filed to appellate authority unless the appellant has been sum equal to 25% of the remaining amount of tax is dispute arising from the said order in relation to which appeal has been filed। No appeal has been filed to appellate authority unless the appellant has paid sum equal। क्या उसे sum equal 25% पे करना पड़ेगा तब भी वो अपील कर सकता है 80 में? अपीलेट ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं सब। एडजमेंट ऑफ अपील शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये बोलता है एडजमेंट ऑफ अपील्स शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द अपील्स। क्या ऐसा कुछ है? द अपीलेट अथॉरिटी मे हैव द पावर टू रेफर बैक द केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट पास द सेट डिसीजन और ऑर्डर। क्या अपीलेट अथॉरिटी शेल हैव द पावर टू रेफर बैक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब यहाँ से फिर से क्या इसको रेफर कर दे केस, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। तो मैं आपको, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरी है, तो मैं आपको सीधा ही इसके आंसर्स पर ले जाऊंगी। यहाँ पर इसका आंसर है सी। तो अभी आप जो है इसको सी को टिक करिए और फिर से आ जाइए अपने सी पर। तो यहाँ पर सी का आंसर है दिस। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, चेक कर लीजिए ट्रू है क्या। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन, तो क्या वो 3 मंथ में जा सकता है?
हाँ जी सर, जा सकता है। पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, इट इज़ अ ट्रू। दूसरा, सेकंड इज फॉल्स। तो यहाँ पर ये आता है फॉल्स। नो अपील शेल बी फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी अनलेस द अपीलेंट हैज़ पेड सम 25%। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो गलत है। एडजमेंट ऑफ अपील शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये बोलता है एडजमेंट 3 टाइम से ज़्यादा नहीं मिलता है, ये एकदम सही है। लेकिन ये अपीलेट अथॉरिटी शेल हैव टू पावर टू रेफर बैक द केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट पास। तो बोलता है कि जो अपीलेट अथॉरिटी होती है शेल हैव द पावर टू रेफर बैक द ऑर्डर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नीचे से वापस से उधर प्रेफर कर दिया वहीं से आया, वैसा नहीं पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडरेबल एज अ सप्लाई अंडर सीजीएसटी। बताओ सर, ये सप्लाई नहीं होता। इंपोर्टेशन ऑफ architectural services for 1 lakh for construction of residential property used for personal purpose are from unrelated person। तो बोलता है 28 which of the following is are not considered as supply under the CGST Act 2017। हम जिसे सप्लाई नहीं मानेंगे। importation of आर्किटेक्चरल सर्विसेज फॉर 1 लाख। अगर आपने इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज किया है ऑफ 1 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ध्यान रखना सर, सप्लाई अंडर सीजीएसटी नहीं कंसिडर करेंगे। अगर इम्पोर्टेशन अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे देखते। इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फॉर 1 लाख फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, तो ये जो होता है क्या सप्लाई होगा। तो देखो अगर आप कोई इंपोर्ट करते हो वो भी पर्सनल पर्पस के लिए, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। इंपोर्टेशन लेकिन आपको एक याद है, अगर आप इंपोर्ट करते हो और विथ कंसिडरेशन करते हो, ठीक है, वेदर अ बिजनेस पर्पस और नॉट, तो भी उसे सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि भाई साहब हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सप्लाई बन जाएगा। क्योंकि ऐसा आपका सप्लाई का सेकंड वाला पॉइंट कहता है ना, बी वाला पॉइंट तो यही कहता है ना, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विदाउट अ कंसिडरेशन बट इन नहीं विद अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट चलेगा। अब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, सर ये तो बिना पैसों का फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है ऑफिस पर्पस के लिए, इसे भी सप्लाई मान लेंगे। ये भी है, ये भी है और ये भी है। इंपोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। ये बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसों के यूज फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। मतलब इंपोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। तो सर यहाँ पर अनरिलेटेड पर्सन से आपने कोई सामान लिया है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसों के कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस इज नॉट कंसिडरेबल सप्लाई। बताओ, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये बोला कि हमने बिना पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, अगर आपने बिना पैसों से किसी अनरिलेटेड पर्सन से लिया है तो आई थिंक वो सप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा सप्लाई अंडर मेरे को लगता है ये नहीं होगा। हम्म
Importation of architectural services free of cost construction of office use for business purpose from related person. यहाँ related है. Confusing है ये क्वेश्चन. आंसर इज सी. तो सी जो अपन ने लगाया था वो परफेक्ट है. फिर भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करवाती हूँ कि क्यों मैंने ऐसा बोला था. कि आई थिंक, क्योंकि मैं भी थिंक थी कि सी होना चाहिए. देखो सी इसलिए बोला क्योंकि इम्पोर्टेशन जब आप करते हो बिना किसी पैसे के, तो विदाउट अ कंसिडरेशन अगर आप करते हो तो आप रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से करते हो तभी उसे सप्लाई माना जाता है. और वो अनरिलेटेड से होती है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता है. ठीक है ना, ये ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर CGST एक्ट. बताओ इसमें से कौन सी सप्लाई नहीं है. तो मैंने बोला गुड सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ टू कस्टमर 5,000 फॉर विच इनवॉइस विल बी इशूड बाय द एजेंट टू इट्स ऑन नेम. तो मैं बोलूँ यहाँ पर तो ये सप्लाई है. ठीक है. इम्पोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अ डिपार्टमेंट सॉरी फ्रॉम अ डिपेंडेंट फादर रेजिडिंग इन US. तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज अगर आप ले रहे हो बिजनेस पर्पज से आपका बिना पैसों के, तो भी हम उसे क्या मानेंगे क्योंकि आप अपने फादर से ले रहे हो, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, सप्लाई है. एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड एन एन एम्प्लॉय फॉर 50,000. तो 50,000 तक तो एग्जिम्ट होता है. नो अदर गिफ्ट प्रोवाइडेड. तो ये तो ठीक है. अब मशीनरी डिस्पोज फ्री ऑफ कॉस्ट विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल. तो मैं बोलूँ ये बोलता है कि बताओ नॉट अ सप्लाई अंडर GST. तो क्योंकि यहाँ ITC है, ये सप्लाई है. यही सप्लाई नहीं है, बस ये वाली सप्लाई नहीं है. तो सी वाला आंसर होगा. 61 पे आ जाओ. ये देख लो सी. क्वेश्चन नंबर 28 ये बोलता है मिसिस रीना इज अ कंसल्टेंट. शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग details relating to service provided and received by her during the current financial year. Supply of management consultancy services 5 lakh rupee per annum. Supply of accounting services to 7 lakh total. Immovable property rental out residential purpose 10,000 per month. तो 1 lakh 20,000 रुपये पूरे साल का. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ हॉस्पिटल फॉर 50,000 वन टाइम. सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट. तो मैं बोलूँ अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं, तो ये हॉस्पिटल को सर्विस दे रहे हो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अगर हॉस्पिटल को सर्विस देता है तो वो एग्जिम्ट होती है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आउटसाइड इंडिया. अगर आप भारत से बाहर किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो. सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ लॉयर. तो ये एक सर्विसेज है जो आपने लॉयर से रिसीव करी. वहाँ पर भी आप क्योंकि एक बिजनेस एंटिटी हो, आई थिंक यहाँ पर आपका कंसल्टेंसी. तो मेरी बात सुनो, 5 लाख 6 7 7 और 1 8 8 20 8 20 और 50 8 70 8 70 और 50,000 पर मंथ प्लस 8 70. एज्यूम द अमाउंट इज गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST. यहाँ पर ये बोलता है कि हमारा पिछले साल का जो टर्नओवर था वो 24 लाख का था. तो यहाँ से ये समझ में आता है कि भाई साहब यहाँ पर ये लायबल है, तो यहाँ पर ये RCM देगी. अब बताओ एग्रीगेट टर्नओवर व्हाट शेल बी हर एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा. तो उसके टर्नओवर में कितना आएगा, ये RCM जो है ना उसके टर्नओवर में मत लेना. ठीक है, ये RCM उसके टर्नओवर में नहीं आएगा, बाकी तो सारा उसके टर्नओवर में आ जाएगा. सी वाला आंसर होगा आई थिंक. ये देख लो. डन. तो ये हमने आपको बता दिए आपके MCQs. 30 तक हमने MCQ डन कर दिए. देखो क्या होता है ना, मैं बताती हूँ. जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते, जितना भी हमारा टर्नओवर होता है वो सब ऐड करते, सिर्फ RCM ऐड नहीं करते जो इनवार्ड होता है
वो ऐड नहीं करते और टैक्सेस ऐड नहीं करते। आरसीएम में भी इनवर्ड आरसीएम ऐड नहीं करते, ठीक है। और जो जीएसटी के इटसेल्फ टैक्सेस होते हैं वो ऐड नहीं करते, ठीक है। कंपोजिशन में देखते हैं, अगर आपको वो डाउट है ना इंटरेस्ट और लोन, वो कंपोजिशन में बाहर होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो अपन उसको कंसिडर करेंगे। डन।